आज के इस विश्लेषण में हम भारत के एक ऐसे कानूनी मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जहां सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। एक बहुत ही भयानक त्रासदी हुई, लेकिन अंततः जनता के भारी दबाव और एक पिता के अथक संघर्ष ने न्याय को सुनिश्चित किया। हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शिनी मट्टू केस की। चलिए इस पूरे मामले की गहराइयों में चलते हैं। पूरी कहानी को समझने से पहले एक बेहद चुभने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या होता है जब वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा करने की है, वो बस एक मूक दर्शक बनकर रह जाए? संस्थागत उदासीनता यानी सिस्टम की अनदेखी के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। प्रियदर्शिनी का मामला इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। शुरुआत कैसे हुई और खतरे की पहली आहट कब सुनाई दी, चलिए इसे समझते हैं। तो बात है 90s के दशक की। प्रियदर्शिनी मट्टू मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली थी, एक बहुत ही होनहार छात्रा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से अपनी वकालत की पढ़ाई कर रही थी। वहीं उनकी मुलाकात अपने एक सीनियर से हुई जिसका नाम था संतोष कुमार सिंह। संतोष एक बेहद प्रभावशाली बैकग्राउंड से आता था। उसके पिता पुलिस में आईजी रैंक के बड़े अधिकारी थे और यहीं से दिक्कतें शुरू हुईं। संतोष ने प्रियदर्शिनी का लगातार पीछा करना और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं थी, ये मानसिक प्रताड़ना महीनों तक चलती रही। पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रियदर्शिनी ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार मदद मांगी। इन तारीखों पर गौर करना बहुत जरूरी है। 25 फरवरी 1995 को आरकेपुरम थाने में शिकायत, फिर अगस्त में वसंत कुंज थाने में, अक्टूबर में तो वो अपने पिता के साथ सीधे पुलिस कमिश्नर तक गईं और फिर 6 नवंबर को मॉरिस नगर थाने में बकायदा एफआईआर भी दर्ज हुई। मतलब सिस्टम के पास एक नहीं कई स्पष्ट चेतावनियां थी, सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद था। अब बात करते हैं पुलिस और हमारी व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता की। इन सब के बीच पुलिस का रवैया सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। संतोष को पुलिस थाने ले तो जाती, लेकिन उसका वीआईपी रसूख हर बार उसे बचा लेता। पुलिस उससे सिर्फ एक लिखित आश्वासन लेती कि वो भविष्य में परेशान नहीं करेगा और उसे छोड़ देती। प्रियदर्शिनी को एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर तो दे दिया गया, लेकिन पुलिस की ये नरमी संतोष के हौसले बढ़ाने का ही काम कर रही थी। और ये उत्पीड़न सिर्फ शारीरिक या पीछा करने तक ही सीमित नहीं था। संतोष ने एक बहुत ही शातिर और दुर्भावनापूर्ण चाल चली। पुलिस में की गई शिकायतों का बदला लेने के लिए उसने यूनिवर्सिटी में झूठी शिकायत कर दी कि प्रियदर्शिनी नियमों के खिलाफ जाकर एक साथ 2 कोर्स कर रही हैं। नतीजा ये हुआ कि प्रियदर्शिनी का 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया गया। ये सिर्फ स्टॉकिंग नहीं थी, बल्कि उनके करियर और मानसिक शांति को पूरी तरह से बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश थी। और फिर वो मनहूस दिन आया, 23 जनवरी 1996। अगर हम इस दिन के घटनाक्रम को देखें तो सुबह 9:15 बजे प्रियदर्शिनी अपने माता पिता के साथ घर से निकलती हैं। अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद दोपहर 1:45 बजे वो वसंत कुंज वाले अपने घर लौट आती हैं। शाम 4:50 पर एक पड़ोसी संतोष को हेलमेट लिए हुए प्रियदर्शिनी के घर के बाहर देखता है और ठीक 5:30 बजे जब सुरक्षा अधिकारी घर पहुंचता है तो उसे दरवाजा खुला मिलता है और अंदर प्रियदर्शिनी का शव। इस जघन्य अपराध के तथ्य इतने खौफनाक हैं कि उन्हें सुनना भी मुश्किल है। प्रियदर्शिनी का शव उनके बेड के नीचे मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर मोटरसाइकिल के हेलमेट से उनके चेहरे पर पूरी ताकत से 14 बार वार किया गया और आखिर में एक हीटर के तार से उनका गला घोंट दिया गया। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि महीनों से चली आ रही स्टॉकिंग का एक चरम और क्रूर अंत था। आगे बढ़ते हैं ट्रायल कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले की तरफ जिसने सबको हैरान कर दिया। इस हत्या के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन जब 1999 में फैसला आया तो हर कोई सन्न रह गया। जज ने अपने फैसले में साफ तौर पर माना कि संतोष ही वो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कानूनी मजबूरियों के चलते उसे संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। एक तरफ कोर्ट खुद मान रहा है कि कातिल कौन है और दूसरी तरफ उसे बरी भी कर रहा है। ये वाकई में एक अजीबोगरीब और विचलित करने वाला विरोधाभास था। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के पीछे आखिर क्या तर्क था? दरअसल जज ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया को बेहद खराब बताया। उन्होंने डीएनए टेस्ट को मनगढ़ंत करार दिया और सबसे बड़ी बात, प्रियदर्शिनी के घर का नौकर वीरेंद्र प्रसाद, जिसे पुलिस ने लापता घोषित कर दिया था, वो कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ।
विडंबना देखिए, इस फैसले के तुरंत बाद एक पत्रकार ने बड़ी आसानी से उस तथाकथित लापता नौकर को बिहार के एक गांव में ढूंढ निकाला। इसके बाद शुरू हुआ न्याय के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन। जैसे ही ट्रायल कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी किया, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। मीडिया ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और खोजी पत्रकारिता का एक बड़ा अभियान शुरू हो गया। जनता का दबाव इतना भयानक था कि व्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। इस हाई प्रोफाइल मामले में जवाबदेही की मांग इतनी तेज हो गई थी कि पुलिस और सीबीआई को फिर से सोचना ही पड़ा। ये मामला सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन बनकर नहीं रह गया। ये लीगल जर्नल्स, कानून की पढ़ाई और मीडिया में न्याय में देरी और राज्य की विफलता के अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय बन गया। इस केस ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था कि जब सिस्टम रसूखदारों के आगे घुटने टेक देता है तो न्याय कैसे दम तोड़ देता है। और यहाँ इस पूरी लड़ाई के असली योद्धा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्रियदर्शिनी के पिता चमनलाल मट्टू। उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो अथक लड़ाई लड़ी, वो सच में बेमिसाल है। 1999 की हार के बाद भी वो नहीं रुके। उन्होंने इस केस को मीडिया और अदालतों में लगातार जिंदा रखा। एक पिता के इसी संघर्ष ने अपीलीय प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा भावनात्मक और वास्तविक बल पैदा किया। और अंततः ऐतिहासिक फैसला और अंतिम न्याय। भारी दबाव के बाद सीबीआई ने साल 2000 में दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। अब इन दोनों अदालतों के नजरिए का फर्क देखिए। सबूत बिल्कुल वही थे, लेकिन देखने का तरीका बदल गया। 1999 में ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ कमियों को देखा और आरोपी को बरी कर दिया। लेकिन 2006 में हाई कोर्ट ने उन्हीं साक्ष्यों को समग्रता से देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि ये अपराध संतोष सिंह के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। 17 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। संतोष सिंह को बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। जजमेंट में बहुत साफ शब्दों में कहा गया कि संतोष को पुलिस ने सुधरने के कई मौके दिए थे, लेकिन उसने सारी चेतावनियों को दरकिनार करके पूरी प्लानिंग के साथ इस खौफनाक अपराध को अंजाम दिया। न्याय की इस 14 साल लंबी और थका देने वाली यात्रा के अहम पड़ावों को अगर देखें, 1996 में एक खौफनाक हत्या, 1999 में ट्रायल कोर्ट से निराशा, फिर 2006 में हाई कोर्ट से मिला न्याय और अंततः 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये सच में एक बहुत लंबा और दर्दनाक सफर था। अंत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने संतोष सिंह की दोष सिद्धि को तो बरकरार रखा, लेकिन उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत का तर्क ये था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ की श्रेणी में नहीं आता है। सजा भले ही कम कर दी गई हो, लेकिन न्याय की जीत बरकरार रही और दोषी को उम्र कैद की सजा भुगतनी पड़ी। प्रियदर्शिनी मट्टू का मामला आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये याद दिलाता है कि स्टॉकिंग और लिंग आधारित हिंसा को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी मामले ने पुलिस की जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया पर इतनी बड़ी बहस छेड़ी थी, जिससे आगे चलकर कई बड़े कानूनी सुधार हुए। ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, बल्कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को आईना दिखाने वाला एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर 1995 में जब पहली बार पुलिस में शिकायत की गई थी, तभी अगर सिस्टम ने सख्त और निर्णायक कार्रवाई की होती, तो क्या एक होनहार छात्रा की जान बचाई जा सकती थी? ये वो सवाल है जो आज भी हमारी व्यवस्था से गूंजकर जवाब मांगता है कि समय रहते की गई कार्रवाई कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।